बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहूँगी। आज मैं अकेली हूँ, अरमला हसन मेरा नाम है। इमरान हसन की कुछ फैमिली कमिटमेंट थी तो वो आज नहीं हमें ज्वाइन कर पाए, लेकिन डेफिनेटली मंडे से वो हमारे साथ एक बार फिर से होंगे। लेकिन आज के शो में जनाब चूँकि बहुत कुछ होता है और फ्राइडे को हमारा पावर पैक शो तो एज यूजुअल होता है, क्योंकि हम आपको वीकेंड के लिए तैयार करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे, और उसके लिए हम जो कह लें ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का रोज़ आपको फ्राइडे के रोज़ लाजमी देते हैं। आज जुम्मा भी है तो आप सबको जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में कुछ बहुत अच्छी खबरें हैं आज के शो में। जब मैं सुबह रनडाउन भी देख रही, मैंने सोचा था कि आज बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। और जो पेट्रोल के हवाले से हम सब कल से बहुत परेशान थे, बल्कि 2-3 दिन से बहुत परेशानी थी, वो भी बिलाखिर मामला सॉर्ट आउट हो गया। तमाम पब्लिक को अब पेट्रोल मिल रहा है या नहीं, इस हवाले से हम बड़ी खबर में जाके ज़रूर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ एक और अच्छी खबर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हवाले से एक पॉलिसी का ऐलान किया जिसका इतलाक 1 दिसंबर से हो जाएगा कि अब जो आप पाकिस्तानी जाना चाहते हैं सऊदी अरब, वो बराह रास्त जा सकते हैं, उनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो डाउट एक बहुत अच्छी खबर है। वो तमाम लोग जो जाना चाहते थे सऊदी अरब और किसी इन्हीं वजूहात की वजह से, कोविड की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, इस पर भी आगे जाकर हम बात करेंगे। शो में बहुत कुछ है। आज हमारा फ्लैग्स का सेगमेंट भी होगा, कुछ साइंस एंड टेक भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आगाज़ में हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। हुकूमत और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पेट्रोलियम डीलर्स के मुनाफे में फी लीटर 99 पैसे के इजाफे पर इत्तफाक। सऊदी अरब जाने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर, सऊदीया ने पाकिस्तानी शहरियों को बराह रास्त मुल्क में आने की इजाजत दे दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 दिसंबर 2021 से होगा। बैरूनी कर्जा 50 खरब से बढ़ गया। आज हर पाकिस्तानी 2,35,000 रुपए का मकरूज हो गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का बड़ा दावा। शाहीन बंगाल टाइगर्स पर झपटने के लिए फिर तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी। कप्तान बाबर आजम कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म। एंटी न्यूक्लियर हथियारों की अकेडमी के लिए मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी तालिबा कोमल अली शाह होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। नासा में खलाबाजों को किन तरबियती मराहिल से गुजरना पड़ता है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। एजाजी काउंसलर्स क्यों तैनात किए जाते हैं, उनके फराइज क्या होते हैं, बताएंगी सना हुमायूं सेगमेंट फ्लैग्स में। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। टेस्ट मैच का आगाज हो चुका है, बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया है। इस टेस्ट मैच पे भी हमने आगे जाके बात करनी है। क्रिकेट हमारे एक्सप्रेसो का लाजमी हिस्सा होता है, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात करेंगे पेट्रोल बहरान की। तो हुकूमत और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। कुछ हुकूमत ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और कुछ पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल पर जो कह लें जो मार्जिन है 2.75% से बढ़ाकर 6% तक करने का मुतालबा किया था। लेकिन जो इत्तफाक हुआ है वो 99 पैसे पर फी लीटर पर इत्तफाक हुआ है, और हर 6 माह बाद मुनाफे का जायजा लेने का भी यकीन दिलाया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। फिर पेट्रोलियम एसोसिएशन को ख्वार होती अवाम पे भी कुछ रहम आया ही होगा और हड़ताल खत्म करने का ऐलान बिलाखिर कर दिया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन के एलामिया के मुताबिक पेट्रोल पर डीलर मुनाफा जो होगा वो 99 पैसे इजाफे से 4.90 रुपए फी लीटर हो जाएगा, जो कि 3.51 रुपए था। और हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो उस पर 83 पैसे इजाफे से 4.13 रुपए फी लीटर हो जाएगा। इसका इजाफा गुज़िश्ता रोज मुल्क के बेशतर शहरों में बात की जाए तो पेट्रोल पंप्स बंद रहे, जहां पर पेट्रोल दस्तयाब था वह लंबी लंबी लाइनें नजर आई। एम्बुलेंसेस के हवाले से रेस्क्यू 112 की सर्विस और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई, जिसके बाद आवाम को सख्त अजियत का सामना भी करना पड़ा। लेकिन साथ साथ ये हमारी एज ए नेशन भी एक बड़े अफसोस की बात है कि हमारा ये रवैया बन चुका है कि जब भी किसी चीज़ का बहरान का खदशा पैदा होता है या तो हम उस चीज़ का बाइकआउट करते हैं, हम उसको बाइकआउट करने की वजह उस पर टूट पड़ते हैं, और यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के हवाले से इसका मुज़ाहरा हमने कल देखा। जो पेट्रोल बहरान भी देखने में आए, लोग दूध की टैंकियों में, पानी की बॉटल्स में पेट्रोल भरवा कर और दुकानों पे महंगे दामों फरोख्त करने लगे। ये एज ए नेशन हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। और इस बहरान से भी ज़्यादा बड़ा अज़ाब ये हमें नज़र आया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जी लाहौर और कराची की? क्या पेट्रोल जो है, जो हड़ताल ख़त्म हो गई है, इसके बावजूद क्या पेट्रोल मिल रहा है? पेट्रोल पंप्स खुल चुके हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे
लाहौर और कराची से ज्वाइन करें। कराची से हमारे साथ होंगे वासिक मोहम्मद और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल गौरी। दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले हम कराची का रुख करते हैं। वासिक साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, हड़ताल तो खत्म कर दी गई है, अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है शहर की? क्या पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर खुल चुके हैं? पेट्रोल मिल रहा है आवाम को? जी हाँ, कराची समेत पूरे सिंध भर में जो है पेट्रोल पंप और खुल चुके हैं और लोगों को जो सप्लाई जारी कर दी गई है, इसमें ऑयल है, डीजल है, तमाम। क्योंकि ये ज़रूर आपने अच्छी बात बोली कि बुरहान जिस चीज़ का भी हमारे मुल्क में होता है, लोग वहीं पे ज़्यादा भागते हैं। जो परसों हड़ताल पे जाने की कोशिश कर रहे थे, पेट्रोल मालकन गए, तो उसके बाद लोग भी पे दर पे जो है वो पेट्रोल पंप लिया और उन्होंने जो है पेट्रोल और डीजल जमा करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि लोगों ने जाएंगे दूध की जो सप्लाई दूध के अंदर करते हैं बाल्टियों के अंदर, उसमें भी जो है पेट्रोल और डीजल भर भर के लेके जा रहे थे और वो उसको ज़ख्र अंदोज़ी कर रहे थे। और वो जो 1 लीटर पेट्रोल था वो तकरीबन को 2-2 घंटे के बाद था। और वहाँ पर हमने ये भी देखा कराची समेत सिंध भर के अंदर जो है लड़ पड़े लोग, आपस में गुत्ता भी हो गई है। पर उसके बाद जो है कल चेयरमैन अब्दुल समी ने अपनी रिहाइश गाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बोला हमने हुकूमत से मुज़ाकरात करने के बाद जो है हड़ताल ख़त्म कर दी, जिसके बाद जो है पेट्रोल और डीजल की फराहमी जारी कर दी गई। अभी हम एक यहाँ पे स्टेडियम के पास एक पंप के ऊपर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं एक नॉर्मल तरीके से लोग जो है पेट्रोल दिलवा रहे हैं और उन्हें कोई भी भाई, ये लोगों का एक शिकवा है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। पहले वो कहीं घूमते फिरते चले जाते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़्यादा वो घर और घर से दफ्तर ही जा पा रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हो। यानी कि कीमत में तो इजाफा हुआ है, लेकिन कल हमने देखा कि जो पेट्रोल माफिया है ये भी बड़ा हमें सरगर्म नजर आया। अब हम अपने लाहौर के नुमाइंदे की जाने भी जाते हैं। बिलाल गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, अब कल हमने देखा था और जब अनाउंसमेंट भी हुई थी हड़ताल के हवाले से, तो शेल और पीएसओ ने कहा था कि हम जो पेट्रोल की फराहमी है उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप्स बंद भी हमें नजर आए। अभी क्या शहर लाहौर की सिचुएशन है? क्या पेट्रोल मिल रहा है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर क्योंकि ये जिंदा दिलाने शहर है और जिंदा दिलों का शहर है, यहाँ पे पेट्रोल की सूरत यार बेहतर हो गई है और लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई है कि सुबह से पेट्रोल जो मिल रहा है, लोग अब पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं और खुशी का इजहार करते आ रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि हुकूमत की जान से पेट्रोल भी महंगा था और उसके बावजूद उसकी मसनूई किल्लत पैदा की गई, लेकिन अब पेट्रोल मिल रहा है, लोग खुशी से आ रहे हैं और खुश हैं कि चले महंगा है पेट्रोल, लेकिन उन्हें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि डीलर एसोसिएशन ने और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, आपने भी बताया, उससे 4.5 पे कोई इतफाक़ हुआ है और हर 6 माह बाद फेडरल गवर्नमेंट भी इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किया करेगी, अपडेट लिया करेगी कि जिससे अवाम को परेशानी ना हो, इस तरह का मसनूई बहरान ना हो। लेकिन 2 दिन पहले जो मसनूई बहरान हुआ है उससे लोगों को बड़ी मुश्किलात हुई हैं। ये जिंदा दिलाने शहर है, लाहौर जोन से है, जिंदा दिलाने है, ये हर मामलात को बेहतर तरीके से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन पेट्रोल बहरान की वजह से जो लोग एकदम, जिस तरह आपने भी बताया कि लोग एकदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे आ गए, पेट्रोल 150 पे कहीं 200 पे में मसनूई किल्लत पैदा करते हुए बिकने लगा, उससे लोग डर गए कि शायद उनको स्कूलों कॉलेजों और कल जो ज़्यादा सूरत हाल ये थी, जो रोज़ाना के पिक एंड ड्रॉप थे, ख़वातीन थी जो पिक एंड ड्रॉप करने वाले थे, उन्होंने उनसे हालांकि महाना उनसे मुकर्रर किया होता है, बावजूद उससे उन्होंने कुछ पैसे एक्स्ट्रा पैसा लिए कि पेट्रोल हम महंगा लेके आए हैं तो इसीलिए आप ज्यादा पैसे दे। इस तरह से लोगों को, क्योंकि ये जिंदा दिल है, लोग थोड़े से मायूस थे, लेकिन अब पेट्रोल की सूरत हाल बेहतर है लाहौर में। मैं मेन शाहरा पे मौजूद हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में, गड़ी शो में, गुलबर्ग में, फैसल टाउन में, यानी कि अब पेट्रोल की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल गौरी और बहुत शुक्रिया वासिक साहब कि आप दोनों ने हमें लाहौर से अपडेट किया कि क्या सिचुएशन है। अच्छी खबर है जी, पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। जब आम जिस अजियत से 2-4 थी उससे बिलाखिर निकल आई और अल्लाह करे कि ये आइंदा के इस तरह के मामलात हैं गवर्नमेंट बेहतर तौर पे इसको पहले ही सॉर्ट आउट करे, ना कि इस तरह के बहरान का आवाम को सामना करना पड़े। अच्छी खबरों की बात हो रही है तो सऊदी अरब की जानिब से भी वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खुसूसी जो हैं उन्होंने कल ये खबर दी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मुसाफिरों को बराह रास्त आने की इजाज़त दे दी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब की जो वज़ारत दाखिला है और क़यादत के फैसले का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया और जो सऊदी अरब से वापसी के मुंतज़िर हज़ारों पाकिस्तानी अब बराह रास्त सऊदी अरब जा सकेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी जो एलामिया है इसके मुताबिक अब पाकिस्तान समेत 6 ममालिक जिनमें भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, ब्राज़ील
ब्राज़ील और वियतनाम के शहरी किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन का क्वारंटीन गुजारे बगैर भी मुमलिकत में दाखिल हो सकते हैं। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक नई पॉलिसी का इतलाक 1 दिसंबर 2021 से होगा और पाकिस्तान उन 6 ममालिक के में शामिल होता है जहां शहरियों के लिए अब भी ज़रूरी होगा कि वो 5 रोज़ का जो क्वारंटीन है सऊदी महकमा सेहत की निगरानी में चलने वाले सेंटर्स में करें। इसी हवाले से हाफिज़ ताहिर महमूदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर शफी साहब कि आपने भी इस इम्पॉर्टेंट मौजू पे ज्वाइन किया। नो डाउट पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि बाद में अब जो पाकिस्तानी है उनको बराह रास्त सऊदी अरब जाने की इजाज़त दे दी गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से और पाकिस्तान की क़यादत और सऊदी अरब की क़यादत की मैं समझता हूँ इस वक्त जो कोशिशें हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात और जो पाकिस्तानी हैं सऊदी अरब में उनके लिए जो भी आसानियाँ की जा सकती है, उसी तनाजुर में अगर हम देखें तो ये कल का फैसला जो सामने आया है, हमारे हजारों पाकिस्तानी जो है इस वक्त वो पाकिस्तान में बैठे हैं और ये वो लोग हैं जो सऊदी अरब में काम करते थे, बिजनेस करते थे, वहाँ नौकरियाँ करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं क्योंकि बराह रास्त फ्लाइटें नहीं थी। अब जब कल सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने ऐलान कर दिया है कि 1 दिसंबर के बाद ये पाकिस्तानी जो है बराह रास्त परवाज़ों से जा सकेंगे, तो ये मैं समझता हूँ सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, जो वहाँ पर कारोबार करते हैं, जो वहाँ पर जो है लेबर है, ये सबसे पहले तो उनके लिए बहुत अच्छा और अहम फैसला है जिस पर हम सऊदी अरब की क़यादत खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके वलियाहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के वजीर दाखिला अमीर अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नायब के शुक्रिया अदा करते हैं और ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह इसके साथ साथ जो उम्रा और वीज़ा है इसके भी जो मराहिल है वो भी इंशाअल्लाह ताला जो सऊदी हुकूमत की तरफ से हिदायत आती रहेगी, इस पर हमारी वजारत दाखिला, वजारत बस्ती उमूर और वजीर आजम साहब का जो ऑफिस है वो काम कर रहा है और वो भी इंशाअल्लाह ताला उसकी भी तरतीब सामने आ जाएगी। इस हवाले से हाफिज साहब कोई मामलात इन प्रोसेस हैं? ऑब्वियसली फ़्लाइट्स खुली हैं, बड़ी अच्छी खबर है तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए। वो बड़े पुरुमीद हैं कि जो उम्रा की सादत हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी आसानियाँ होंगी। तो इस हवाले से किस मराहिल में है अभी बातचीत? देखिए, अभी भी हमारे जो वजीर मजहबी उमूर हैं मोहतरम जनाब नूरुल हक कादरी साहब, वो सऊदी अरब में है और इश्तरात भी उन्होंने बताया है कि वो सऊदी हुक्काम से इस हवाले से भी बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है, जैसा कि पहले भी मैंने मुतादिद मरतबा ये कहा था कि नवंबर के महीने के आखिर में इंशाअल्लाह ताला ये फ्लाइटें खुल जाएंगी और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में इंशाअल्लाह जो बाकी प्रोसेस है, बाकी जो सिलसिला है वो भी इंशाअल्लाह ताला जो है तरतीब के सामने आ जाएगी। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की और बिलखुसूस वजीर आजम पाकिस्तान की जो हिदायत है ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से और जो मशरक़ वस्ता में पाकिस्तानी है उनके हवाले से वो बड़ी क्लियर है और जो कुछ भी हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है अपने पाकिस्तानियों के लिए वो कर रही है और करेगी। बहुत शुक्रिया। हाफिज ताहिर मुशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सऊदी अरब जाने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर है कि आप क्वारंटीन के बगैर आप बराह रास्त जा सकते हैं और इस हवाले से बता रहे थे कि उम्र की सादत हासिल करने वाले लोगों के लिए भी आइंदा चंद दिनों में कुछ अच्छी खबर आएगी। जनाब, इस हवाले से तुमने आपको अपडेट किया। अब ज़रा अपने पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के हवाले से भी आपको बताएं कि आज 57 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज पाकिस्तान टेलीविजन की 97वीं सालगिरह है और PTV अपने बेहतरीन मयार की बदौलत आज भी अपने नाजरीन के दिलों पर राज कर रहा है। 80 की दहाई और उसके बाद के दौर को PTV का जो कह ले सुनहरी दौर उसके नाम से याद किया जाता है। और इस वक्त PTV के ड्रामे देखने वाले, जब देखा जाता था ड्रामा तो बाजार सुनसान हो जाया करते थे और बहुत सारे ड्रामे तो मुझे भी याद है कि मैंने बाद में भी देखे और उस वक्त भी थोड़े बहुत मुझे याद है, जिनमें वारिस है, शाहीन है, तन्हाइयाँ, दीवारें, धुआं, खुदा की बस्ती, धूप किनारे, अलिफ नून,
अल्फा ब्रावो चार्ली, कौन भूल सकता है इस ड्रामे को, 50-50, आंगन टेरा समेत कई लाजवाब ड्रामे हैं। उनकी एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें अपने दौर में बेपनाह मकबूलियत और शोहरत हासिल हुई थी, और वो बहुत सुनहरी दौर था जब यहाँ पर इस तरह का कंटेंट बनाया जाता था, और इस कंटेंट को बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ भी था। लेकिन उन शख्सियात को आज सालगिरह के मौके पर हम कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने पीटीवी को अपने पांव पे खड़ा किया। और हम बिल्कुल बात करें जनाब असलम अजहर साहब की, जिनको फादर ऑफ पीटीवी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और पीटीवी पर जो बेहतरीन प्रोग्राम्स हैं और उनको बेहतर करने के लिए असलम अजहर साहब ने अशफाक अहमद की बात की जाए, बानो कुत्सा की बात की जाए, डॉक्टर अनवर सजाद से जो कलमी ताउन है वो लिया, और बच्चों और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जो असलम अजहर साहब की अहलिया है नसरीन साहिबा, उन्होंने अपनी खदमात पेश की। आपने दस्तक थिएटर शुरू किया जिसमें 16वीं और 17वीं सदी से ताल्लुक़ रखने वाले अजीम माहिर फल्कियात और हिरदान गलीलों की ज़िंदगी पर एक खेल पेश किया गया, जिससे असलम अजहर की जो किरदार निगारी ऐसी थी कि लोग बेसाख्ता खड़े होकर तालियां बजाने पर मशहूर हो जाया करते थे, मजबूर होते थे। और उनकी खदमात पर आज हम उनको ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं, जहाँ पीटीवी को याद कर रहे हैं, और वहाँ पीटी से एसोसिएटेड बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पीटीवी को बेहतर बनाने में, वहाँ के कंटेंट को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले किया। तो आज हम हैप्पी बर्थडे भी विश करेंगे, 57th बर्थडे है पीटीवी की, पाकिस्तान टेलीविज़न की, और इस हवाले से हमने उनसे जुड़े जो लोग हैं, असलम अजहर साहब जिनका हम फादर ऑफ पीटीवी कहते हैं, उनको भी ट्रिब्यूट पेश किया। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, आपने देखते रहना है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे खेल के मैदान से, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है। कौमी टीम का वाइट बॉल के बाद अब रेड बॉल का इम्तिहान होगा। T20 सीरीज में अगर बात की जाए, वाइट वॉश के बाद शाहीनों ने टेस्ट पर अब नजरें जमा ली है पाकिस्तान, और जो हम बता रहे हैं कि मैच जारी है। 27 पर 1 आउट है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया। ये टेस्ट जो है सीरीज जो आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी, और कौमी स्क्वाड की जो क़यादत है वो आज बाबर आजम कर रहे हैं। नायब कैप्टन जो है मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, हसन अली, नुमान अली, जबकि साजिद खान और शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल होंगे। जबकि पेसर मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप किया गया है। कौमी कैप्टन बाबर आजम T20 सीरीज में कामयाबी के तसलसल को टेस्ट सीरीज में भी बरकरार रखने के लिए खासे पुरज़्म है। उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश की टीम है वो होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाते हुए हमें टफ टाइम तो देगी, लेकिन हमारे पास तजर्बाकार बॉलर्स हैं जिनसे फ़ायदा भी होगा। आपको पहले हम बता दें कि इस टेस्ट सीरीज के आगाज़ से पहले बांग्लादेश को 2 बड़े झटके लगे। छोटे फॉर्मेट के जो कैप्टन हैं महमूदुल्लाह, उन्होंने बड़े फॉर्मेट की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, जबकि स्टार ऑलराउंडर शकीबुल हसन इंजरी के बायस पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। और पाकिस्तान का और जो बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज का एक रिकॉर्ड है, उसके हवाले से बताएं पाकिस्तान अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। इसी हवाले से बात करेंगे, जो भी मैच जारी है, हमारे साथ नन अदर देन क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल बेग मौजूद है। मिर्जा साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, सुबह बखैर। आज अकेले आपको सुबह बखैर। मिर्जा साहब, आप आगे हैं ना, अकेले कहाँ? अब आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। मैच जारी है, पाकिस्तान का जो कहले इम्तिहान शुरू हो चुका है। वैसे तो मुझे लगता है बांग्लादेश का इम्तिहान है, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड आप हमें डिटेल्स में बताएंगे तो उसके बाद अंदाजा होगा। मैच जो जारी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए अरमला, आज इन्होंने हैरत अंगेज तौर पर, कल तक ये कहा जा रहा था कि शायद इमामुल हक इनिंग्स ओपन करेंगे, लेकिन आज इन्होंने सियालकोट में पैदा होने वाले 22 साला अब्दुल्ला शफीक को, जिन्होंने इसी महीने अपनी 22वीं सालगिरह मनाई है, उन्हें टेस्ट कैप दी है। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैच और 3 T20 मैचेस खेले, और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस साल के अवाइल में जो 2 T20 मैच खेले थे, उन दोनों में वो 0 पर आउट हुए थे। उससे पहले उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ रावलपिंडी में अपना T20 डेब्यू किया था। बांग्लादेश ने यासिर अली को अपनी टीम में शामिल किया है, और पाकिस्तान ने ऑफ स्पिनर साजिद खान को एक और मौका फराहम किया। 28 साला साजिद खान 2 टेस्ट मैचेस जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले थे, और दोनों में सिर्फ 2 विकेटें ले सके थे। अब चिटागोंग में, जिस तरह आपने कहा ना झटके, आज सुबह वहां पर तकरीबन 6 रेक्टर स्केल का जलजिला आया अरमला वहां पर, और जो थे वो उसकी वजह से वो जो टावर जहां पर खिलाड़ी जिस होटल में ठहरे थे वो हिल के रह गया, लेकिन उसके बावजूद मैच वक्त पे शुरू हुआ बांग्लादेशी वक्त के मुताबिक 10 बजे, और टॉस जो है बांग्लादेश ने जीता है, क्योंकि इस विकेट के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ी सॉलिड विकेट है, बैट्समैनों के लिए मददगार साबित होती है। जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम बांग्लादेश की विकेट, लेकिन एक खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं, सैफ हसन, उनकी विकेट शायद
शाहीन आफरीदी ने हासिल की है। 28 रन पर 1 विकेट गिर चुकी थी बांग्लादेश की। तो अब देखते हैं इस एडवांटेज का कितना वो फायदा उठाने में कामयाब होते हैं। ठीक हो गया मिर्जा साहब, जो स्क्वाड लेकर गए हैं हम, ऑब्वियसली टेस्ट का स्क्वाड, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? मिसबाह उल हक ने कहा था कि जो अब्बास है, मोहम्मद अब्बास, उनसे बेहतर बॉलिंग इस पिच में या इन कंडीशंस में उनसे बेहतर बॉलर नहीं हो सकता, लेकिन उनको इस मैच से ड्रॉप किया गया है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को, और ओवरऑल स्क्वाड के हवाले से भी कॉमेंट आपका? अरमला, देखें, टीम मैनेजमेंट के फैसले बड़े निराले हैं। अब्बास 90 विकेटें ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में और बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, सीम स्विंग करते हैं, और जिस तरह की विकेट है चिटागोंग की, इस पे वो कामयाब साबित हो सकते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि दोस्तियों और यारियों को निभाया जा रहा है। हसन अली को बाबर आजम किस लिए लेकर चल रहे हैं? कभी उनको थोड़ा आराम भी करा दें। एक मैच में उन्हें आराम कराया था, लेकिन मैं समझता हूँ अब्बास का ज्यादा चांस बनता था। और साजिद खान को आपने खिलाया ऑफ स्पिनर, उससे ज्यादा बेहतर तो दादू का राइट आर्म लेग स्पिनर जाहिद महमूद था, जिसे बड़ा तजुर्बा है, और उसको आप सिर्फ घुमा फिरा रहे हैं, जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 अपना डेब्यू भी किया था, अच्छी बॉलिंग की थी। तो मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट अब जो फैसले कर रही है, अब आप देखें, अब्दुल्ला शफीक को आज चांस दिया। इससे पहले 6 टेस्ट मैचेस में गुज़िश्ता ओपनिंग पेयर जो था वो आबिद अली और इमरान भट्ट का था। अब एक नया ओपनिंग पेयर आ रहा है अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली का। अब देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अरमला अपर हैंड हासिल होगा, इसलिए कि अब तक जो दोनों ममालिक के दरमियान 11 टेस्ट मैचेस हुए, उनमें से पाकिस्तान ने 10 जीते और 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। तो बेहतर एज है पाकिस्तान को। अच्छा, बांग्लादेशी टीम के हवाले से भी ऑब्वियसली जो साबिक कैप्टन है महमूदुल्लाह और शकीबुल हसन, इन दोनों की जो मौजूदगी, गैर मौजूदगी है, इस हवाले से ऑब्वियसली उनकी टीम को थोड़ा सा तो धचका होगा। आप किस तरह से देखते हैं उनकी जो गैर मौजूदगी है? देखिए, महमूदुल्लाह का 12 साल का टेस्ट कैरियर था, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और शकीबुल हसन फुल्ली फिट नहीं है, तमीम इकबाल फिट नहीं है, मुशफिकुर रहीम को इन्होंने जो साबिक कप्तान है T20 सीरीज से ड्रॉप किया था, लेकिन अब उनको लेकर आए हैं। वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, लिटन दास विकेट कीपिंग करेंगे। तो बांग्लादेश की इस टीम में 2-3 ही तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। उनके कप्तान मोमिनुल हक है, साबिक कप्तान मुशफिकुर रहीम है, लिटन दास है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म करती है। आज मैंने शुरू में बताया आपको अरमला कि इन्होंने यासिर अली को अपने डेब्यू कराया है बांग्लादेश ने, एक खिलाड़ी को। तो अब देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करेगा बांग्लादेश की पहली इनिंग्स पर। अच्छा मिर्जा साहब, जब हम टेस्ट फॉर्मेट की बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट की, हम T20 के तो एक्सपर्ट्स हैं, वनडे में भी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, और जब हम खिलाड़ियों के स्टेमिने की, उनकी जो कह लें फिटनेस की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली टेस्ट फॉर्मेट एक बड़ा लॉन्ग फॉर्मेट है जिसमें बहुत इम्तिहान होता है प्लेयर्स का। अब पाकिस्तानी टीम को आप टेस्ट के फॉर्मेट में किस तरह से देखते हैं? दो कि हमारा बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, आपने भी खुद भी मेंशन किया, लेकिन इस फॉर्मेट के लिए ऑब्वियसली स्टेमिना एंड ऑल अदर थिंग्स जो मैटर करती हैं इस चीज में, आपके नजदीक कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए अरमला, पाकिस्तान इस वक्त ICC की टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी वो जो टेस्ट की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अब से कुछ अर्सा पहले जब हमने वेस्ट इंडीज का दौरा किया था, वेस्ट इंडीज की टीम से हम 1 टेस्ट मैच हार गए थे और 1 टेस्ट मैच हमने जीत कर सीरीज बराबर की थी। और टेस्ट मैचेस अब हमें कम खेलने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ा है। अब देखें कि हम लोगों ने जिम्बाब्वे में 2 टेस्ट मैचेस खेले थे और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैचेस खेले, तो टेस्ट मैच भी कम खेलने को मिल रहे हैं। और दूसरे हमारे खिलाड़ी ट्रैवल कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, अब्दुल्ला शफीक को 2 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैच खेला है। तो अगर उसको नहीं खिलाना था तो उसको यहाँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मौका देते। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जरा बिल्कुल शटर डाउन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है, और टेस्ट मैचेस के लिए हमें वो प्लेयर्स नहीं मिल रहे जो लॉन्गर वर्जन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मिर्जा साहब, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको चांस मिल रहा है, जिस तरह से आपने कहा कि इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे प्लेयर्स को ट्राई भी किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इन टेस्ट मैचेस में जो सीरीज होने वाली है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो आ रहे हैं, नए भी हैं, जिनको चांस भी मिल रहा है, उनमें से कोई प्रोमिनेंट ऐसा प्लेयर जो लगता है कि आगे जाके जो परमानेंट हिस्सा बन सकता है? बड़ा मुश्किल है इसको कबल वक्त होगा ये कहना अरमला, क्योंकि अभी आज तो उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया है। अब देखते हैं अगले टेस्ट मैच में आया ये जाहिद महमूद को चांस देते हैं नहीं देते, उसमें बड़ा पोटेंशियल है और उसने बड़े आउट किए, उसका तजुर्बा है, तकरीबन 8-9 साल का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजुर्बा है, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजुर्बा उसके काम आ सकता है। मुझे कोई बज़ाहिर ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि टीम आपकी वही है। फहीम अशरफ जो T20 वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉप हुए, वो अब दोबारा टीम में आ गए। आज
वो खेल रहे हैं, फवाद आलम उनकी उम्र 35 बरस से ज्यादा है, वो खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अभी कोई इतना खास नाम नहीं है कि जिसका जिक्र किया जाए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन। आप जैसे ही बताते इन्फॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन में भी बहुत इजाफा होता है। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक्सप्रेस हीरो से आपकी मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। आज के सेगमेंट उड़ता सितारा में जी जनाब, पाकिस्तानी तलबा जो हैं दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही तालिबा मौजूद हैं जो हिरोशिमा आइकन एकेडमी ऑन न्यूक्लियर वेपन्स एंड ग्लोबल सिक्योरिटी 2021 के लिए मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी है। हम बात कर रहे हैं जी कोमल लिली शाह की, जो कि नेशनल डिफेंस के शोबा स्ट्रैटेजिक स्टडी में एमफिल की तालिबा हैं और ये प्रोग्राम पहली बार 2019 में शुरू किया गया था। इसका पर्पस ये है कि दुनिया को जो जोहरी हथियारों के खात्मे के लिए मुतहरिक किया जाए और इस मकसद के लिए आलमी रहनुमाओं में एक ऐसी सोच को परवान चढ़ाया जाए कि जब भी एटमी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ तो उनमें जो इंसानी पहलू है इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना किया जाए। याद रहे कि न्यूक्लियर वेपन्स एंड ग्लोबल सिक्योरिटी 2021 के लिए कोमल लिली शाह दुनिया भर में से 41 लोगों को मुंतखब किया गया था, इसमें कोमल का शुमार होता है। इस वक्त कोमल लिली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। कोमल, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आप हमारी एक्सप्रेसो हीरो हैं। कंग्रेचुलेशंस कि आपको इन 41 लोगों में से दुनिया भर में से मुंतखब किया गया है, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच। पहले तो थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन एंड फॉर सच अ वार्म वेलकम। पहले तो आई वुड से कि द फीलिंग इज, इस फीलिंग को आप पहले तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ऑल्सो आई एम वेरी प्राउड कि मेरे थ्रू पाकिस्तान का स्टांस एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तो ये एक बिल्कुल एक एजाज़ की बात है, एंड स्पेशली न्यूक्लियर फील्ड में जिसके बारे में पाकिस्तान में भी जनरल पब्लिक को कम आइडिया है। Exactly. तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। लवली लवली। अच्छा कोमल, थोड़ा सा इस प्रोग्राम के हवाले से हमें बताएं। इस एकेडमी में जिसमें आपको मुंतखब किया गया है 41 लोगों में से, हिरोशिमा आइकन एकेडमी जो है, ऑब्वियसली किस तरह से किन बेसिस की बुनियाद पे आपको सिलेक्ट किया गया इन तमाम लोगों में, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमें बताएं। जी अच्छा, आइकन एकेडमी हिरोशिमा 2019 ऑनवर्ड्स जो है ये प्रोग्राम कराती है। ये बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर ग्लोबल लीडर बनेंगे और वो आगे जाके एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जो सिक्योर हो और पीसफुल हो। अब इस प्रोग्राम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये था कि हमें एक ऐसे की थीम दी गई थी और उस पर हमें ऐसे लिख के सबमिट कराना था। अगर तो उस पूरी सिलेक्शन टीम को हमारा ऐसे इस मायार पे नज़र आता है कि हम जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें, तो वी were allowed to participate in this, and I'm very happy that my essay was up to the mark कि मेरा कि I got selected, and also not as a first Pakistani, but also I'll be able to put our stance in front of the world, क्योंकि इतना पाकिस्तान की तरफ से स्टांस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे नहीं जाता, पहले तो ये। और दूसरा क्राइटेरिया ये था इसका सिलेक्शन में ही कि आपकी पूरी ग्लोबली आपके 30 to 40 पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होते हैं और उसमें बहुत इक्वल रेशियो रखा जाता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट से और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट से। तो दिस इज द क्राइटेरिया और इसके दो पार्ट्स हैं दैट आई वुड लाइक टू मेंशन। वन वाज द लर्निंग, lectures, talks, interactions with political elites, UN officials, NGO members and all that. And the second part is the physical training in Hiroshima, which is going to be done inshallah March में। ओके, फिजिकल ट्रेनिंग। अच्छा, आपने अभी कहा ऑब्वियसली पाकिस्तान खुद एक न्यूक्लियर ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है और आपने जो लिखा कि ज़्यादातर आइंदा आने वाली दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को जो कह लें डिस्करेज करने की ज़रूरत है। सो इस एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आप गई। आपने अपने ऐसे के अंदर ऐसी क्या लॉजिकल बातें लिखी जिससे आपकी सिलेक्शन हुई? ऑब्वियसली बहुत इस चीज़ को लॉजिकली पोर्ट्रे करना इम्पॉर्टेंट था, तो इस हवाले से भी बताएं। बिल्कुल यू आर राइट कि यहाँ पे कमिंग फ्रॉम अ कंट्री जो खुद एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, उसकी तरफ से एक लॉजिकल स्टांस जाना बहुत ज़रूरी था। तो पहली तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, हमारी जनरल पब्लिक में भी ये आइडिया है और इंटरनेशनली भी कि जस्ट बिकॉज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हमारी कोई पॉलिसीज़ बहुत ही कोई हॉस्टाइल किस्म की होंगी और हम तो बस न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने के लिए बैठे। नहीं, पहले तो हम देखें कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए क्यों। इसलिए क्योंकि हमारा जो एक एनिमी स्टेट है विच इज़ आवर नेबर एज वेल,
इंडिया ने बनाए तो फॉर आवर सिक्योरिटी वी हैड टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सेकेंडली, मैंने जो अपने ऐसे में आर्ग्यू किया वो ये था कि मैंने पॉलिसी लेवल की तरफ आर्ग्यू किया कि जब भी पॉलिसी बनाने की बात आती है तो उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव कम आता है, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं, ग्लोबली, यूएस, यूके, रशिया, इंडिया, चाइना, यू नेम इट। तो माय बेसिक प्रेमिस वाज कि पॉलिसी शिफ्ट शुड बी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव, सिक्योरिटी से हट के। एंड सेकेंडली, द ओनर्स शुड नॉट बी ऑन एक कंट्री पे नहीं हो कि उसकी जिम्मेदारी नहीं हो कि वो न्यूक्लियर वेपन्स अबॉलिश करे। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप कंट्रीज, द मेजर कंट्रीज, द यूएस, द चाइना, क्योंकि जब मेजर कंट्रीज एग्जाम्पल सेट करेंगे तो ऑब्वियसली द स्मॉलर कंट्रीज वुड फॉलो सूट। बट आप इंटायरली एक कंट्री पे ये ओनर्स नहीं डाल सकते कि पहले पाकिस्तान करेगा तो दुनिया सिक्योर हो जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता। तो दिस, और ये क्वेश्चन मुझसे वहाँ प्रोग्राम में भी पूछा गया था कि आप पाकिस्तान से आती हैं तो हाउ डू यू काउंटर योर स्टांस। तो आई डिड गिव दिस आर्ग्यूमेंट। और पाकिस्तान, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के बावजूद पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो बहुत एक्टिवली कैंपेन कर रहे हैं कि एंटायर वर्ल्ड में नॉन प्रोलिफरेशन और डिसआर्मामेंट होनी चाहिए, इस बेस पे कि उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी कंट्री को किसी तरह के सिक्योरिटी रिलेटेड कोई खदशा ना रहे। सही, ठीक हो गया। अच्छा कोमल, अभी आपने बताया कि एक तो इसका हिस्सा ये था जिसमें आपने ये ऐसे और आर्ग्यूमेंट पेश किया, ऑब्वियसली आपने उसको बेहतर अंदाज में एक लॉजिकल काउंटर उनको पेश किया, लेकिन साथ साथ अब आपकी कुछ फिजिकल एक्टिविटी, ये क्या पर्पस है और ये इस प्रोग्राम का हिस्सा किस वजह से है? अच्छा, इसका पहले तो पार्ट है कि क्यों हिरोशिमा में हो रहा है, तो वहाँ पे एवरीवन नोज कि सबसे पहली न्यूक्लियर बॉम्बिंग हिरोशिमा में हुई थी, तो इसका एक बहुत मूविंग इम्पैक्ट है। जब आप वहाँ जाके देखते हैं कि उस न्यूक्लियर बॉम्बिंग ने कितनी जनरेशंस को इफेक्ट किया, तो आपका जो है काम करने की और इस तरह मैं कहती हूँ जोश बढ़ जाता है कि जरूरी तो इंसानियत की सिक्योरिटी है। न्यूक्लियर वेपन्स यूज करके ना यूएस को फायदा हुआ और ना मतलब द वर्ल्ड नोस कि यूएस को न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने से जापान पे कोई फायदा नहीं है, उल्टा सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गए दुनिया पे। तो हिरोशिमा में आई थिंक द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इज टू गेट पीपल टू नो कि रियल इमोशंस क्या थे वहाँ लोगों पे। उसके अलावा हमारी जो एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स हैं अभी भी जापान में, उनसे मुलाकात होगी। ठीक है। उसके अलावा वील गेट टू टॉक टू द यूएन ऑफिशियल्स, और वहाँ पे हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशंस और ग्रुप ट्रेनिंग है जहाँ पे हम अपने कंट्री के बारे में बताएंगे और हमारा कंट्री किस तरह हमारे थ्रू, मतलब इस प्रोग्राम के थ्रू जो हम लर्न करेंगे, हम कैसे अपने कंट्री में कैंपेन्स आगे लेके चलेंगे नॉन प्रोलिफरेशन के। ठीक हो गया। अच्छा, ऑब्वियसली कोमल, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपने इस प्रोग्राम के हवाले से बताया, नो डाउट अब आपके लिए आगे भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और हम सब के लिए भी, क्योंकि आप आगे जाके भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। लेकिन स्टिल अब क्या लगता है कि इन पॉलिसीज़ जिस पे आप लोगों ने काम किया और जिसकी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हुई, क्या ये पॉलिसीज़ दुनिया भर में सोची जा रही हैं या पाकिस्तान को स्पेसिफिकली अगर मैं पॉइंट करूँ तो क्या ये उसके हवाले से भी ज़रूरी है? जी नहीं, इसके बारे में पूरी दुनिया में काम हो रहा है एंड आईकैन के थ्रू ही अभी एज ऑफ नाउ 56 कंट्रीज हैं जो इस चीज़ के बारे में मुत्तफिक हैं कि पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म हो जाने चाहिए और इस तरह ख़त्म होने चाहिए कि जो है किसी एक कंट्री को सिक्योरिटी कोई रिस्क ना रहे। लाइक अगर सब खत्म हो रहे हैं तो एंटायरली टॉप टू बॉटम खत्म हो। और उसके अलावा देयर आर लाइक 634 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो इस कैंपेन की तरफ काम कर रही है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच कोमल एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर ट्रेनिंग एंड सेशंस। वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आपने इतना जबरदस्त आर्गुमेंट दिया, पाकिस्तान को इतने बेहतर अंदाज प्रेजेंट किया। जी, कोमल अली शाह हमारे साथ मौजूद थी जो कि हिरोशिमा आइकन अकेडमी जो कि न्यूक्लियर वेपन्स एंड ग्लोबल सिक्योरिटी 2021 में मुंतखब हुई है, उनका इंतखाब हुआ है, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसर। चूँकि आज जुम्मा मुबारक भी है तो हम इस दिन कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो उस पर हम बात करें। आज हम खिदमत खल का जो तस्वुर है इस्लाम में और उसकी अहमियत के हवाले से बात करेंगे। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे मसाइल मौजूद हैं, उसमें एक अलमिया ये भी है कि हम जिद्दत की बात करते हैं, तहजीब, जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक़ और इंसानों की जो फलाह व बहबूद है उसके बुलंद बाला दावे तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद गरीब और जो महरूम तबकात हैं
आज भी बेसिक चीज़ों से महरूम हैं, जिनमें सेहत हो, तालीम हो, रोज़गार हो, और इनकी किल्लत का शिकार रहते हैं ये माशरा। और माशरे में मौजूद जो बेशतर अफराद हैं, इन गरीब और नादार अफराद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम तो करते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी बहुत से ऐसे अफराद हैं जो एक वक्त के खाने और इलाज को तरसते हैं। यही गुर्बत, मायूसी, फ़िक्र मौश, एहसास महरूमी, महंगाई की बात की जाए, जो एक नागवारी किसी कैफियत है, और जो माशरे में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, तेज़ी से लोगों में जो जहनी दबाव है, अफसरदगी का बायस बन जाती हैं। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे मौजूद जो गुर्बत का शिकार अफराद हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। लोगों में इंसानियत की खिदमत, इंसानों से दोस्ती और खिदमत खल्क का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसको इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। अल्लामा इमरान बशीर हमारे साथ मौजूद। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। आज हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली खिदमत खल्क का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, और इसके हवाले से बहुत बार बार जिक्र भी आता है और इसकी अहमियत पर भी बहुत जोर दिया गया है। आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस्लाम में क्या जो कहने तसव्वुर है खिदमत खल्क का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरमा, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम उठा के देखें तो नबूवत और खिलाफत का तारुफ ही हमें खिदमत खल्क से मिलता है। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब पहली वही नाजिल होती है तो अम्मा खदीजा के पास जब तशरीफ़ लाते हैं तो घबराहट की कैफियत, तो अम्मा जान देखिए आपको क्या फरमाती हैं, इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये आप में 5 खूबियाँ ऐसी हैं कि जिस शख्स में ये खूबियाँ हों, अल्लाह ऐसे बंदे को कभी महरूम नहीं फरमाएंगे, अल्लाह कभी ऐसे बंदे को परेशान नहीं होने देंगे। महरूम का लफ्ज़ नहीं फरमाया, परेशान नहीं होने देंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप में तो ये 5 खूबियाँ हैं और 5ओं का ताल्लुक़ खिदमत खल्क से। तो नबूवत का तारफ़ हमें खिदमत खल्क से मिल रहा है कि आप रिश्तों को जोड़ते हैं, जिसको कमा के देने वाला कोई नहीं, आप उसको कमा के देने वाले हैं, और आसमानी कोई आफत आ जाए तो सबसे पहले आप पहुँचे होते हैं। ये सारा तारुफ अम्मी जान अम्मा खदीजा आका करीम रऊफ़ुर रहीम का फरमा रही हैं। और अल्लाह की शान, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जहाँ से खिलाफत की इब्तिदा होती है, वो जब हिजरत फरमा के जाने लगे तो इब्ने दगना ये शख्स सैयदना सिद्दीक़ अकबर को रोक कर कहता है कि आपके अंदर ये ऐसी खूबी है कि आप जैसे बंदे का सोसाइटी से चले जाना, ये सोसाइटी के लिए, उस इलाके के लिए बहुत नुकसान है। और वही 5 खूबियाँ जो अम्मी जान अम्मी खदीजा ने इमामुल अंबिया के लिए बयान फरमाई, नबूवत के लिए, वही 5 खूबियाँ खिदमत खल्क वाली इब्ने दगना ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए फरमाई। और देखिए इसकी अहमियत कितनी है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, आबदी मरिस्तु फलम तऊदनी, ऐ मेरे बंदे मैं बीमार हुआ था तो मेरा पता लेने के लिए क्यों नहीं आया? ऐ मेरे बंदे मुझे भूख लगी थी तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? ऐ मेरे बंदे मुझे कपड़े की हाजत थी तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं? तो हर सवाल के ऊपर इंसान रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, कैफ़ आऊदुक व अंत रब्बुल आलमीन, कैफ़ अतअमतुक व अंत रब्बुल आलमीन। ऐ परवरदिगार आलम, आप सारे जहानों को पालने वाले, देने वाले, मैं आपको कैसे कुछ चीज़ पेश करता? तो आगे से अल्लाह ताला की तरफ से जवाब होगा, मेरा फ़ुलां बंदा, इसमें मुसलमान की भी क़ैद नहीं है, मेरा फ़ुलां बंदा, अगर आप उसका पता ले लेते, अगर वो भूख में था, वो ज़रूरतमंद था, उसके बच्चे को पढ़ाई की ज़रूरत थी, उसके बच्चे को स्कूल की चीज़ों, यानी मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप छोटी सी भी चीज़ मेरे फ़लाँ बंदे की, फ़लाँ बंदी की पूरी कर देते तो गोया कि आप मेरी खिदमत करने वाले होते। तो ये अल्लाह का कुंबा है। और अल्लाह के महबूब रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन मन यनफ़उन नास, मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे ज़्यादा खैरें लेने वाला, सबसे ज़्यादा रब की रहमतें बखेरने, लूटने वाला, समेटने वाला कौन है? फरमाया मन यनफ़उन नास, जो इंसानियत को नफ़ा पहुँचाए। ये नहीं फरमाया कि जो मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाए, इंसानियत को जो नफ़ा पहुँचाए
वो कायनात में सबसे ज़्यादा खैरें लूटने वाला, अलामा समेटने वाला साहब शख्स है। ऑब्वियसली जब कोई खुदा ना खास्ता जब हम अपने इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सी बेसिक चीज़ों से महरूम हैं। कहा जाता है कि ये भी अल्लाह ताला का एक इम्तिहान है, तो इम्तिहान उन लोगों के साथ साथ हम लोगों का भी है मेरे ख्याल से, कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम शायद आंखें बंद करके बैठे होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मुखय्यर हजरात अपने तौर पर इन लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? देखिए, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो मुझे कर्ज दे। हालांकि अल्लाह को कौन कर्ज दे सकता है। और कुरान पाक के बिल्कुल इब्तिदा में फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुम्हें दिया ना, मेरे जो ख़ास बंदे हैं वो उसमें से ख़र्च करते हैं। और मुखय्यर हज़रात को मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा कि अगर किसी के पास कुछ है तो उसमें कोई कमाल नहीं, और अगर किसी के पास कुछ नहीं तो उसका कोई कसूर नहीं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। वो मालिक है जिसे चाहता है मालो माल कर देता है, जिसे चाहता है इज़्ज़त के झूलों में झूल देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत की खाइयों में फेंक देता है। तो मुखय्यर ज़ात को ये सोचना चाहिए कि हमारी कुछ औकात ना थी, हमारी कुछ हैसियत ना थी, ए मालिक तूने अपने फजल से अपने करम से हमें दिया, हमें तौफीक दे कि हम दूसरों पे खर्च करें। एक बहुत बड़ा मुखय्यर। अलामा साहब, ये तो ऐसा, इस पे मज़ीद भी बात हो सकती है, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट मौजू पे ऊपर अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। हमारे देखने वालों के लिए खिदमत खालिक एक जज्बा है, इसको एज अ नेशन, एज एन इंसानियत हमें लेकर आगे चलना है। तो अपने तौर पर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अगर कोई ऐसे मसाइल का शिकार है तो उसकी हेल्प करें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। सॉरी, वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। शो के दूसरा हिस्सा है, चूंकि आज फ्राइडे का दिन है और आज हमारा होता है डे फ्लैग्स का, यानी कि फ्लैग्स में हम आपकी मुख्तलिफ काउंसलर्स में लेकर जाते हैं। पाकिस्तान में एजाजी काउंसलर्स क्यों मुंतखब होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ट्यूनिस में इसी हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जहाँ पे 2 पाकिस्तान में एजाजी काउंसलर जो हैं उनका इंतखाब किया जा रहा है। तो सना हुमायूं आज के फ्लैग्स में हमें वहाँ का अहवाल बता रही है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं। फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ एम्बेसी ऑफ ट्यूनेशिया में, जहाँ पर ऑनररी काउंसलर्स की अपॉइंटमेंट की जा रही है इन पाकिस्तान। तो रहना होगा आपको मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज इस तकरीब में क्या क्या हो रहा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑनररी काउंसलर जनरल फॉर ट्यूनेशिया इन पेशावर हमाद रशीद के साथ। हेलो योर एक्सीलेंसी, वालेकुम सलाम, एंड गुड टू सी यू हियर एंड कांग्रेचुलेशन। आपका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक हो। सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू एक्सप्रेस न्यूज़ फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो तुनेशिया के सिफारत खाने आए। आज के दिन मैंने बतौर एजाजी काउंसलर तुनेशिया अपने दस्तावेजात वसूल कर लिए हैं। तुनेशिया सकाफती, तिजारती और सियाहती लिहाज से एक अमीर मुल्क है और हमारा काम भी यही है कि हम तिजारत, सियासत और सियाहत के लिहाज से दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा बुनियादी फोकस लोगों से राबता मुमकिन बनाना है। जब दोनों मुल्कों के अवाम आपस में राबता बहाल करेंगे, इससे खुद ब खुद तुनेशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इजाफा होगा। फिलहाल हमारे तुनेशिया से बहुत अच्छे और मजबूत ताल्लुकात हैं। मेरा काम इन ताल्लुकात को मजीद बढ़ाना है। By all means. And I would like to know कि what are अब मुझे ये बताएं कि एजाजी काउंसलर के बुनियादी फराइज क्या-क्या होते हैं। As you just know that I am the honorary consul general in Peshawar, so जैसा कि आपको पता है कि मैं सिर्फ पेशावर का एजाजी काउंसलर हूँ। मेरा काम सिर्फ पेशावर में तुनेशिया की नुमाइंदगी करना है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की सियाहत को तुनेशिया में बढ़ाऊंगा और इसी तरह तुनेशिया की सियाहत को खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ाऊंगा। मैं आज से खैबर पख्तूनख्वा में तुनेशिया का एक चेहरा हूँ
मेरा काम खैबर पख्तूनख्वा को तुनेशिया में प्रमोट करना है। My job is to enhance KP province in Tunisia and Tunisia in KP. Sounds promising. And सुनकर मुझे अच्छा लगा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और ट्यूनेशिया के माबैन ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे? पाकिस्तान एंड ट्यूनेशिया। As I just said that people to people contact, you know, Tunisia. जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोगों का लोगों से राब्ता, सियाहती लिहाज से तुनेशिया एक अमीर मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं। यही हमारा काम है कि हम तुनेशिया के बारे में लोगों को आगाह करें, ताकि लोग तुनेशिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। People should know about Tunisia. हमारे वजीर खारजा इंगेज अफ्रीका पॉलिसी को बहुत अहमियत देते हैं। अफ्रीका पाकिस्तान के लिए एक अहम खित्ता है, जहाँ पाकिस्तान अपनी बरामदात कर सकता है। Africa is हमारे यहाँ तो पॉलिसी भी इतनी सख्त नहीं कि हम अफ्रीका को अपने प्रोडक्ट्स बासानी बरामद कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन मौका है जिसके जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के ताजिर अपनी तिजारत को फरोग दे सकते हैं। thought that this is the opportunity for my business, for Pakistan, as same as for Tunisia. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑनररी काउंसलर फॉर ट्यूनेशिया इन लाहौर मोहम्मद हमीद के साथ। हमें वक्त देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपको इस नई अपॉइंटमेंट पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की सरगर्मियों से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात बेहतर होंगे। Yes, it will definitely change the dynamics. जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन सरगर्मियों से बहुत फर्क पड़ेगा। पंजाब में तुनेशिया की नुमाइंदगी करना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। बुनियादी तौर पर कुछ जगहों पर काम करने की जरूरत है। जब आप दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बात करते हैं तो इसमें सबसे अहम चीज लोगों का लोगों से राब्ता है। अगर लोगों का लोगों से राब्ता बेहतर बनाया जाए, जो कि तिजारत और सियाहत से बनाया जा सकता है, तो इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बहुत फायदा होगा। Tourism. अगर पाकिस्तान से लोग तुनेशिया और तुनेशिया से लोग पाकिस्तान आना जाना शुरू कर दें तो इससे बहुत मजबूत नताइज आएंगे। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से तिजारत और सियाहत को फरोग मिलेगा। मुझे उम्मीद है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसे बेहतर बनाया जा सके। देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। We'll try our best to improve this. And let's see where we go from here. Definitely. And because your जबरदस्त। आपके अंकल ने भी इसी पोजीशन पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी। अब इसको आगे लेकर चलना आपको कैसा लग रहा है? The legacy ahead. So he has been the honorary counsel since 92. Unfortunately. जी हाँ, मेरे अंकल 1992 से एजाजी काउंसलर थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी फैमिली 35 सालों से यहाँ तुनेशिया की नुमाइंदगी कर रही है। मेरा ताल्लुक एक टेक्सटाइल फैमिली से है और मुझे ये पता है कि तुनेशिया और पाकिस्तान के माबैन तिजारत का एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल पर मुनहसर है और मैं समझता हूँ कि मुझ में वो काबिलियत है कि इस तिजारत को मजीद आगे बढ़ा सकूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। I'm hoping for the best. Let's see how it goes. Okay. So I would like to know, मुझे ये बताएं कि खातून होने की हैसियत से आप इसमें क्या किरदार अदा कर रही हैं? Ladies and Well, yes, absolutely. I'm going to try and provide unflinching. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर सूरत अपने शौहर का साथ दूँ। सियाहत और तिजारत को बढ़ाने के लिए मेरी जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मेरी कोशिश होगी कि दोनों ममालिक के दरमियान ख़वातीन के रवाबित को फ़रोग दिया जा सके। The betterment in both countries. So definitely we'll be looking forward to a very promising future between both countries. Thank you very much for this opportunity. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्यूनेशियन एम्बेसडर बुरहान अल कामिल के साथ, who has been really active in activities, who is what is happening in Pakistan to enhance relationships between both countries. जनाब सफ़ीर, इस तकरीब में मदु करने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मुझे इस तकरीब के बारे में बताएं। Thank you for coming. Thank you for accepting our invitation. यहाँ आमद पर मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। आज हमने एक छोटी सी तकरीब तुनेशिया के सिफारत खाने में मुनक्किद की है। इस तकरीब में हम ऑफिशियल लेटर्स दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुनेशिया के सदर की तरफ से हमाद रशीद को एजाजी काम। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, जिसके बारे में हम मुसलसल अपने शो में बात करते रहते हैं कि कोविड के दौरान जिस तरह से चैलेंजेस रहे ऑनलाइन लर्निंग को लेकर, अब नए नए सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है, और ये कितना इम्पोर्टेंट भी है और इसके साथ साथ कितनी आसानी भी है, और साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उनको भी आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिक, जो कि एसोसिएट डीन टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिसर्च हबीब यूनिवर्सिटी हैं, और उसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजा for joining us in Expresso. I hope you are doing well. A very good morning. Morning. It's a pleasure to be here. थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर अंजर, ऑब्वियसली हम ऑनलाइन लर्निंग की बार बार बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। ऑब्वियसली हम एक रवायती तरीके से पढ़ते आ रहे थे और अपने बच्चों को भी हमने उसी तरह से पढ़ाया, ट्रेन किया। अब दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, दो कि हम इस मामले में काफ़ी लेट हैं, बट स्टिल हमने एक स्विच की तरफ तो जा रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो स्विच है ये कितना चैलेंजिंग है और एट द सेम टाइम ये कितना इम्पॉर्टेंट भी है हमारे बच्चों के लिए? देखें, ये बहुत आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। इसका ताल्लुक जो है ख़ास तौर पे जो पिछले 15-20 साल में जो हम लोगों ने चेंजेस देखे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, एक्सेस ऑफ नॉलेज जो है उसकी नेचर बड़ी जो है वो तब्दील हो गई है। तो जब हम लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे पास जो नॉलेज का सोर्स था वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइब्रेरी तक महदूद था। हमें किसी टॉपिक पे कुछ पढ़ना होता था तो अपने असातिज़ा तक जाते थे या लाइब्रेरी जाते थे। अब आजकल के दौर में ये एक बैरियर जो है वो नहीं है। इसका मतलब है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल आपके पास एक मुख्तलिफ़ तरीके से उसका एक्सेस जो है वो अवेलेबल है, और उसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि उसके लिए आपके पास कोई बैरियर्स ऐसे वैसे नहीं हैं। जैसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एक्सेस करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना चाहिए, कोई लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए। तो जब एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा तो मेरे ख़्याल में हमारा जो ताल्लुक़ है लर्निंग के साथ उसको भी तब्दील होने की ख़ास ज़रूरत है। और दुनिया भर में जो है हायर एजुकेशन जो है ये सबसे लेट रिस्पॉन्स करता है इस तरह के चेंजेस को। हैरत की बात है, दुनिया की जो मेजर जो एडवांसेस हैं, जो तरक्की है, वो हायर एजुकेशन से ही, यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च के थ्रू ही निकलती है। लेकिन फॉर सम रीज़न टीचिंग और लर्निंग का जो डोमेन है उसमें इन जनरल पूरी दुनिया ही बहुत पीछे है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि द फ्यूचर is a very hybrid one in which online is going to play a big role. ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर सर, ऑब्वियसली हम बात बार बार करते हैं कि बच्चों को हमने ट्रेन करना है। ऑब्वियसली हमारे पास एक बहुत लिमिटेड एक्सेस होती थी, और अब चूंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को अवेलेबल है और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि एक टीचर का अल्टरनेट तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन एट द सेम टाइम हम कहीं ना कहीं जो चीज़ हर चीज़ के लिए टीचर से कंसल्ट करते थे, अब हम ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। सो जो उसमें एक क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है और बच्चों की ट्रेनिंग का फैक्टर है कि कौन सी राइट इन्फॉर्मेशन है और कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए उस तरह से ज़रूरी नहीं है। इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे अपने बच्चों को किस तरह से जो कह ले बेहतर एक रास्ता दे सकते हैं, एक पाथ दे सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। उसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, रिलायबल भी, अनरिलायबल भी, ठीक बात भी है, गलत बात भी है। तो उसमें जो क्यूरेशन है कंटेंट की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मुख्तलिफ तरह का कंटेंट जो है अवेलेबल है, लेकिन कौन सा कंटेंट जो है स्पेशली क्यूरेटेड है एक ख़ास तरह की लर्निंग के लिए। और ये एक ऐसी डोमेन है जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी स्पीड के ऊपर जो है वो आउटसाइड ऑफ हायर एजुकेशन जो है उसमें कुछ एंट्रेंट्स जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो ये इट्स डेफिनेटली अ बिग नीड ऑफ द आवर के बड़े कॉन्सेंट्रेटेड जो अप्रोचेज़ हैं वो अपनाए जाएँ डिफरेंट लेवल्स के लिए। और क्योंकि कंटेंट सिलेक्शन अगर नहीं की जाएगी और उसको ओपन एक्सेस अगर आप देते हैं तो उसमें यू कैन नॉट क्रिएट ए सेट ऑफ लर्निंग आउटकम्स जिसकी तरफ आप लोगों को पुश करना चाहते हैं या बच्चों को देना चाहते हैं। और ये बात भी बीच में आपने बहुत इंपॉर्टेंट की थी कि अभी तक हम लोगों ने ऐसी कोई चीज़ ढूंढी नहीं है जिसमें उस्ताद की प्रेजेंस का कोई नेमुल बदल हो। लेकिन उस्ताद की प्रेजेंस के साथ अगर लर्निंग को बहुत बेहतरीन किया जा सकता है तो उसमें मोस्ट डेफिनेटली ये जो कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन ये एक बहुत ख़ास रोल अदा कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा कि कुछ अरसे में जब हम ऑनलाइन जो लर्निंग है इसकी तरफ आए, हमारे बच्चों को बड़े चैलेंजेस रहे, स्पेशली पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी। आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को इनकरेज भी करते हैं, बहुत सारी एडवांसमेंट्स भी हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, अब हम उस तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हमने जब देखा बच्चे पढ़ रहे थे कोविड के दिनों में तो पेरेंट्स भी बड़े रिलक्टेंट थे, वो कहते थे क्या फ़ायदा इस एजुकेशन सिस्टम का,
क्या फ़ायदा इस एजुकेशन का जब बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं है? ऐसे बहुत सारे इश्यूज आपने भी ऑब्वियसली एज ए टीचर आपको समझ आते होंगे कि बच्चों का जो एक अटेंशन का लेवल है वो उस तरह का नहीं था। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, ये पॉसिबल है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को उस तरह से बेहतर अंदाज में स्विच बच्चों को उस जानिब लेकर आ सकें? 100% ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कोई बैरियर्स जो हैं बड़े लो हैं। आपको बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस पे जा सकते हैं। हम लोगों को जो कोविड में फेलियर्स नज़र आए या जो मसाइल नज़र आए, उनका ताल्लुक जो है वो इन जनरल ऑनलाइन के फेलियर से नहीं है, उसका ताल्लुक उस डिस्कनेक्ट से है जिस डिस्कनेक्ट के अंदर असातिज़ा पढ़ाना चाहते हैं और जिस एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स रहते हैं। आप लोग सब सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे। आप लोग कितने लोगों ने स्क्रॉल करते हुए फेसबुक पे 1 घंटे की वीडियो पे रुक के उसको 1 घंटा देखा होगा। इनफैक्ट अगर टाइम 2-3 मिनट से ज़्यादा हो तो हम उसको स्क्रॉल कर देते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास ज़्यादा कॉन्टेंट अवेलेबल है। तो ये जो असातिज़ा जो थे वो बेसिकली जो मेजर गलती हुई वो यही थी। ज़ाहिर बात है ट्रेनिंग नहीं थी इस ऑनलाइन मीडियम के लिए कि जो क्लासरूम में करते थे वही ऑनलाइन करने लग गए। तो 1 घंटा किसी को बिठा के उसकी तवज्जो अपनी तरफ रखना मुमकिन नहीं है। तो इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अच्छी बात यह है कि इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखने के लिए कोई बहुत मेहनत दरकार नहीं है। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है, लेंस चेंज करना है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्रिएट करने हैं और बहुत इसके ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर भी एग्जांपल्स अच्छी मौजूद हैं। तो 100% पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान किसी मुल्क से पीछे नहीं है इस मामले में। उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी का एक्सेस सबको एक तरह से है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज़ वेरी वेल पॉइज्ड एक्चुअली टू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी इन सम वेज। और जो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा वो ये कि जो आपकी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं और जो रिमोट कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास एक बहुत डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन जो है वो मुमकिन हो सकेगा। और टू नॉलेज स्पेशली, लेट्स नॉट इवन यूज द वर्ड एजुकेशन, नॉलेज का एक्सेस जो है मुख्तलिफ तरीके से मुमकिन हो सकेगा। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजर खालिक। बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कम वक्त में इतने बेहतर अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया। यानी कि हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की ज़रूरत है। इसी तरह से हम ऑनलाइन एजुकेशन को पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ हम किसी भी तौर पर पीछे नहीं है, हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ हमारे बच्चों के लिए भी आसानी होगी, टीचर्स के लिए भी आसानी होगी और स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए भी। ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से हम ऑन एंड ऑफ बात करते रहेंगे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहेंगे एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें आज हिना नियाजी और वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं क्या क्लस्ट्रोफोबिक लोग जो हैं वो स्पेस में जा सकते हैं और क्या इनकी कोई ट्रेनिंग होती है। देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। वकार साहब, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मेरे लिए इसलिए भी मैं कंसर्न थी उस टॉपिक को लेके क्योंकि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मैं लिफ्ट में नहीं जा सकती। पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं और क्लॉस्ट्रोफोबिया के बारे में सारी डिटेल्ड डिस्कशन हो गई है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है जो अक्सर आता है और मैं सोचती हूँ कि चलो लिफ्ट में नहीं जा सकती, तंग जगहों पर नहीं जा सकती, लेकिन अगर मैं जाना भी चाहूँ कभी स्पेस स्टेशन पर, क्या वहाँ भी नहीं जा सकती क्योंकि आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक? मतलब आप स्पेस पे अगर जाना चाहें तो यानी आप ये पूछना चाह रही हैं बेसिकली कि क्या कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक आदमी जो है वो स्पेस पे जा सकता है? नहीं जा सकता। बंद जगहों का जो खौफ होता है, इस तरह का कोई आदमी स्पेस पे जा सकता है नहीं जा सकता। वैसे मुझे आइडिया ये है कि आपको ये सवाल आया होगा जो आप मुख्तलिफ खबरें पढ़ते हैं ना कि अब टूरिस्ट भी जाएंगे स्पेस जाएंगे। एग्जैक्टली आपने अपने बारे में सोचा होगा कि क्या मैं जा सकती हूँ? लोग तो मार्स पे प्लॉट्स ले रहे हैं तो मैंने सोचा स्पेस तक ही चले जाएं। इसका जो जवाब है फौरी तौर पे जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि नो। रियली? हाँ, आप नहीं जा सकती। उसकी वजह ये है कि जितने भी क्लॉस्ट्रोफोबिक, अच्छा ये भी हो सकता है, एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या कोई बंदा ऐसा है जो कि नासा की या किसी भी स्पेस एजेंसी की ट्रेनिंग में चुकमा दे के या एक धोखाधड़ी से, यानी वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो और किसी तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे चला जाए, एक इस नौयत का भी सवाल हो सकता है। हाँ जी। दोनों सूरतों में नो। इसकी वजह यह है कि जो 2-2 साल की जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के अंदर कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जिसमें एक क्लॉस्ट्रोफोबिक आदमी किसी सूरत में भी उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी उस ट्रेनिंग के अंदर ही मालूम हो जाएगा ना। मसलन एक बैग है, उसमें हवा भरी होती है, उस बैग के अंदर उस कैप्सूल नुमा चीज़ के अंदर फिट होना होता है। हाँ, उसके अंदर रखते हैं। आपके पास सिर्फ माइक होता है और बाकी कुछ सेंसर होते हैं जिससे वो हार्ट बीट देख रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपको किसी बहुत ही छोटे या बहुत ही क्लोज किस्म की इन्वायरमेंट, यानी कोई कमरा है जिसमें लाइट नहीं है और आपको अंदर डाल देते हैं और साथ ये बताते हैं कि अब इसका कोई टाइम नहीं है। हो सकता है हम 10 मिनट बाद खोल दें, हो सकता है हम 2 दिन बाद खोल दें, ठीक है, 2 दिन बाद आप अंदर पड़े रहें, हो सकता है। और ये बिल्कुल उसको यानी बावर कराया जाता है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी टाइम नहीं है, मतलब आप बंद हैं तो आप बंद रह भी सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई।
इसके अलावा और बहुत सारी उस ट्रेनिंग के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक्चुअली क्लास्ट्रोफोबिक आदमी सर्वाइव कर ही नहीं सकता ना। सर्वाइव से मुराद ये है कि वो इतना इस धोखाधड़ी कर नहीं सकता। अच्छा, इन केस अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई बंदा ऐसा है जो कि बहुत ही तेज़ है और उसने इन चीज़ों को भी पार कर लिया है, तो एक्चुअली अगर उसने इन चीज़ों को पार कर लिया है तो क्लास्ट्रोफोबिक है ही नहीं। तो वो अगर इन चीज़ों को पार कर गया है तो वो ISSP भी चला जाएगा, वो स्पेस में चला जाएगा, क्योंकि अगर वो इन चीज़ों में सर्वाइव कर गया तो फिर वो उसमें भी क्लास्ट्रोफोबिक सर्वाइव तो नहीं है। तो हम उसको लेबल बेसिकली कर ही नहीं सकते कि वो क्लास्ट्रोफोबिक है। दूसरा ये है कि देखिए बात ये है कि इसमें बहुत ही मुश्किल होता है। मसलन जिस तरह बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको जब इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है तो क्योंकि वो क्लास्ट्रोफोबिक नहीं होते और वो क्योंकि जीरो होता है उनके अंदर इस तरह की चीज़, तो मोस्टली ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो जब उनको इस तरह की किसी बंद स्पेस में रखा जाता है या किसी बैग में रखा जाता है वो सो जाते हैं वहाँ। इतना रिलैक्स कोई कैसे हो सकता है इतनी बंद जगह पे? और कोई अच्छा वो सोए रहते हैं या वो उनको पता होता है कि अब खोलना है खोल दो। अच्छा, इस तरह एक और चीज़ ये भी है कि ये इसलिए ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि वो है ही मतलब क्लोज स्पेस। अब वैसे भी आपको एक ISS पे आप सफ़र कर रहे हैं और आप अगर चीखना चलाना शुरू भी कर दें तो क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं किया जा सकता ना, मतलब आप वहाँ पे हैं। दूसरा ये है कि जिस तरीके से आप जाते हैं तकरीबन 4 घंटे का वो जो सफ़र है, ठीक है, डॉकिंग तक, और दूसरा जब वहाँ से आप वापस आते हैं तो वो जो कैप्सूल नुमा चीज़ है जिसमें आप वापस आते हैं उसकी तस्वीर मेरे ख्याल में नाज़रीन को दिखा देती है। ये वाली उसकी तस्वीर है। इसके अंदर आपको 6 घंटे लगते हैं री एंट्री पे, ठीक है, 6 घंटे री एंट्री में इस कैप्सूल के अंदर आपने गुजारने होते हैं और ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा ही नहीं, जब री एंट्री होती है तो बहुत स्पीड से आदमी नीचे आता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका सवाल का जवाब है वो ये है कि क्लास्ट्रोफोबिक आदमी जो है स्पेस वो स्टेशन पे नहीं जा सकते। इन केस अगर उन ट्रेनिंग से कोई बंदा निकल गया है तो इसका मतलब है कि वो क्लास्ट्रोफोबिक नहीं है। एग्जैक्टली। अलबत्ता ये ज़रूर किया जा सकता है आपकी जिसको क्या कहते हैं आपकी ढारस बनाने के लिए कि क्लास्ट्रोफोबिक या क्लास्ट्रोफोबिया का इलाज है, मतलब ट्रीटमेंट है, उसको ओवरकम किया जा सकता है। मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि आप अगर आप जहाज़ में हैं या आप किसी भी ऐसी बंद एनवायरनमेंट आपको पैनिक अटैक हो गया तो उससे पहले अगर वो मेडिसिन ले लें तो आपको उसमें आप सो जाते हैं। एग्जैक्टली आपका वो सिस्टम जिसने एक्चुअली मुतहरक हो के वो पैनिक अटैक में आपको यानी आपकी हार्ट बीट से लेके हर चीज़ तो एक्चुअली वो आप वो नम हो जाता है, वो जाती है तो वो इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता उस स्टिमुलस को या उस बंद जगह को। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये एक लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ वकार साहब ये जान के कि मेरा एक ख्वाब था कि चलो कभी तो जिंदगी में स्पेस स्टेशन पे मैं शायद चली जाऊं। स्पेस स्टेशन पे तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन स्पेस का आप ओवरऑल कह सकती हैं कि स्पेस पे चली जाऊं एज अ टूरिस्ट। वो भी अब तो नहीं वो है वो उसका तो है ट्रीटमेंट है। सो आई होप कि आप स्पेस पे जरूर जा सकेंगे। थैंक यू सो मच वकार साहब, थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के इख्तिताम की जानिब हम आ चुके हैं और अब हम आपको थोड़ा सा म्यूज़िक सुनवाएंगे और म्यूज़िक के लिए हमारे पास एक उभरते हुए गुलकार हैं कैसर अली। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई जिसमें एक गाना गा रहे थे। उसके बाद हमने सोचा कि इनको अपने प्रोग्राम का भी हिस्सा बनाया जाए, इनसे कुछ गाने भी सुने जाए, इनके करियर के हवाले से ही बात की जाए। कैसर, हम आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक बिल्कुल ठीक है सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कितने अरसे से सिंगिंग कर रहे हैं और आपने सोचा था कि ये सोशल मीडिया पे आपका गाना इतना पॉपुलर हो जाएगा? जी तकरीबन मुझे 12-13 साल हो गए सिंगिंग जो क्लासेस मैंने स्टार्ट की हैं। शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी वीडियो वायरल हो जाएगी और इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि लोग मुझे इतना प्यार देंगे। एंड सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो आप बाकायदा तौर पर अब सिंगिंग सीख भी रहे हैं? जी मैं 12-13 साल से क्लासिकल अपने उस्ताद नज़ीर हुसैन समो साहब से सीखता आया हूँ। अच्छा। और 9 साल से मैं अपने गिटारिस्ट इरफान ज़मीर साहब से भी सीखता आया हूँ जो कि मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो कैसा जो आपने पहला गाना गाया था, हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे देखने वाले भी सुने जिससे आप सोशल मीडिया पे एक सेंसेशन बने, तो अगर आप हमें सुना दें वो गाना। जी जी ज़रूर, श्योर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बस बहुत ज़बरदस्त आपकी वॉइस क्वालिटी कैसे बहुत अच्छी है और आई एम श्योर कि हम इस तरह से लाइव उस आपको नहीं सुन पा रहे, लेकिन इतना जस्टिफाई नहीं हो रहे वोकल्स, लेकिन स्टिल किस तरह का जॉनरा आपको ज़्यादा पसंद है कैसे? जी मुझे क्लासिकल बहुत पसंद है और मैं शुरू से ही
नुसरत फ़तेह अली खान साहब को और राहत फ़तेह अली खान साहब को सुनता आया हूँ, तो उनके कलाम में ज़्यादा गाता हूँ। ज़बरदस्त। तो कोई पसंदीदा सिंगर जो आपको लगता है कि आजकल के टाइम में आपको, आप जिसको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हो, जिससे आप इंस्पायर हों, जिसके वोकल्स आपको बड़े पसंद हो? जी, मुझे राहत फ़तेह अली खान साहब के बहुत वोकल्स पसंद हैं और शुरू से मैं उनको फॉलो करता आया हूँ, उनका बहुत बड़ा मैं फ़ैन भी हूँ। तो क्या फ्यूचर प्लान है कैसर? अभी तो आप कवर कर रहे हैं गाने, आइंदा आने वाले दिनों में अपना कोई सॉन्ग लाने का प्लान है आपका? जी ज़रूर, जी बिल्कुल, मेरा यही प्लान है कि मैं फ्यूचर में अपने सॉन्ग्स करूँ, कवर करता रहूँ और मुझे अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ में मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे सकूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। ज़बरदस्त। कैसर, हम चूंकि हमारे पास टाइम कम है, हम चाहेंगे कि हमें आपसे एक गाना और सुने और आप हमें कोई गाना सुना दें ताकि फिर हम अपने देखने वालों से इजाज़त भी लें। ठीक है, ज़रूर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कैसर, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह से म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक बनाएं, उसको गाएं और हम आपको फिर अपने शो पर बुलाएं। बहुत अच्छा लगा, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। कैसर अली हमारे साथ मौजूद थे जी, सोशल सेंसेशन। इनकी जो एक गाने की वीडियो है बहुत पॉपुलर भी हुई और आज हमने सुना भी, बड़ा ज़बरदस्त गाते हैं। इनको प्रमोट करें, इन यंगस्टर्स को प्रमोट करने की हमें ज़रूरत है। इसके साथ साथ जी हम अपने देखने वालों से इजाज़त लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी अब पीर के रोज़, लेकिन कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ होता है, आपने उसको बिल्कुल मिस नहीं करना। पूरा हफ्ता जो हम आपको दिखाते हैं उसका बेस्ट भी हम आपको दिखाते हैं कल और परसों का। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।